हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी आज एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं अपना आसिया बनाने की। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर था एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार की अवधारणा। मतलब जो आर्हीनियस थे उन्होंने क्या डिफिनीशन बताई, किसकी, अम्ल की और क्षार की। तो अगर हम थोड़ी बात कर लें पिछले वीडियो की, तो आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे मतलब आर्हीनियस साहब ने क्या बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने पर क्या दें, हाइड्रोजन आयन, मतलब H+, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। क्यों? क्योंकि H+ को आर्हीनियस ने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन। क्या बोला, हाइड्रोजन आयन। तो जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग HCl, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो H+ में टूटेगा और Cl- में। Cl- में क्यों टूटेगा? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण करना। तो ये किस में टूटेगा, एक माइनस में, तो हाइड्रोजन एक प्लस में। अब ये जो पदार्थ है अगर आर्हीनियस के अनुसार देखें तो ये H+ दे रहा, और इस H+ को उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन। तो ये जो पदार्थ है HCl, ये जलीय विलयन में वियोजित होने पर धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। अगर हम क्षार की बात कर लें तो क्षार की डिफिनीशन उन्होंने क्या बताई कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन में, ऋणावेशित का मतलब माइनस आयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार। जैसे एग्जांपल क्या बताया गया, जैसे NaOH, इसको जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो Na+ में और OH- में। तो ये पदार्थ जो NaOH है ये ऋणावेशित आयन में OH- आयन दे रहा, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा, क्षार। तो यहाँ तक हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे किसके अनुसार, ब्रांस्टैट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की अवधारणा। किसके अनुसार, ब्रांस्टैट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना। किसके अनुसार, ब्रांस्टैट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार की अवधारणा। तो अगर हम बात कर लें तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि प्रोटॉन संकल्पना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो प्रोटॉन संकल्पना किसने प्रस्तुत की, ब्रांस्टैट-लारी ने। अगर पूछा जाए कि आयनिक सिद्धांत किसने दिया, तो आयनिक सिद्धांत किसने दिया था अम्ल और क्षार के लिए, तो आर्हीनियस ने। अब अगर हम बात कर लें ब्रांस्टैट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे, क्या, अम्ल, मतलब एसिड। तो ब्रांस्टैट-लारी ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, बस थोड़ा ये समझ लेते हैं। ये जो H+ था इसको आर्हीनियस ने क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन। क्या बोला, हाइड्रोजन आयन। और इसी H+ को ब्रांस्टैट-लारी ने क्या कह दिया, प्रोटॉन। क्या कह दिया, प्रोटॉन। क्यों कहा, क्योंकि प्रोटॉन की अगर हम प्रकृति की बात कर लें तो इस पर एक इकाई क्या होता है, धनात्मक आवेश। और हाइड्रोजन आयन की बात कर लें तो इस पर भी क्या है, एक इकाई धनात्मक आवेश। बस यही रीजन है कि इस H+ को ब्रांस्टैट-लारी ने क्या बोला, प्रोटॉन। क्या बोला, प्रोटॉन। अब अगर हम बात कर लें कि ब्रांस्टैट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे, तो इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम जलीय विलयन में डालें तो वो टूटने के बाद में क्या दे, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब यहां पर किससे है, H+ से। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल। जैसे हम क्या ले लें, HCl, इसको जब जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो H+ में टूटेगा और Cl- में। तो ब्रांस्टैट-लारी की जो प्रोटॉन संकल्पना है इसके अनुसार ये H+ क्या कहलाएगा, यहां पर प्रोटॉन। क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। तो इन्होंने क्या बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो ऐसे में ये HCl क्या कहलाएगा, अम्ल, मतलब एसिड। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन किसमें
ब्रेक होंगे, 2 प्लस में मतलब एक हाइड्रोजन 1 प्लस, दूसरा हाइड्रोजन 1 प्लस, तो ये SO4 किस में ब्रेक होगा, डबल माइनस में। तो इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या दे रहा है, H प्लस, मतलब ब्रांस्टेट-लारी के अनुसार ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। तो इन्होंने क्या बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, प्रोटॉन दे, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ऐसे में ये H2SO4 क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। अब अगर हम इनके अनुसार बात कर लें किसकी, क्षार की, तो उससे पहले एक और डेफिनेशन उन्होंने प्रस्तुत की, किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन, मतलब यही जो प्रोटॉन है इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके, जो किससे अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ का निर्माण करते हैं। इन्होंने एक अपनी दूसरी परिभाषा दी किसकी, अम्ल के लिए, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके, जिनकी अभिक्रिया हम किससे करा दें, जल से, और जल से अभिक्रिया जब उनकी हो तो वो किसका निर्माण करते हो, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ का। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनकी सेकंड डेफिनेशन के अनुसार भी। जैसे हम क्या ले लें, HCl, इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो H किस में, प्लस में, Cl किस में, माइनस में। तो ये पदार्थ जलीय विलयन में क्या दे रहा, प्रोटॉन दे रहा। अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, अम्ल। लेकिन अगर इनकी सेकंड डेफिनेशन की हम बात कर लें तो सेकंड डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया कि नहीं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+ का। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया क्या, कि जैसे हम क्या ले लें, HCl, इसको जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो ये H+ में, Cl- में। अब अगर हम यहाँ पर Cl- की बात कर लें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक माइनस का मतलब इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब इसको अभिक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है H+, ये ज़्यादा देर तक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, मतलब ये ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, तुरंत ये जलीय विलयन में जल से अभिक्रिया कर लेगा। किससे अभिक्रिया कर लेगा, जल से। और किसका निर्माण कर लेगा, H3O+ का। तो अगर इसकी हम नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, मतलब ये जो दोनों रिएक्शन है इनको हम क्या करें, जोड़ दें। इन दोनों समीकरणों को क्या करें, जोड़ें। तो यहाँ पर जो बराबर है गिब्स आउट के पहले और गिब्स आउट के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी बराबर है रिवर्स व्हील और रिवर्स व्हील के पहले, रिवर्स व्हील के बाद, उनको हम क्या कर देते हैं, निरस्त। तो जैसे यहाँ पर देखें H+ है, वो गिब्स आउट या रिवर्स व्हील के बाद भी क्या है, H+, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त। यहाँ पर बचा क्या, HCl प्लस क्या नीचे बचा, H2O, फिर रिवर्स व्हील इधर क्या बचा, H3O+ प्लस क्या, Cl-। अब यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो ये जो HCl है इसकी अपक्रिया किससे हो रही, जल से। और जब ये HCl जल से अपक्रिया कर रहा तो ये किसका निर्माण कर रहा, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का। तो ब्रांस्टेट-लारी ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन का। मतलब इस प्रकृति में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी अभिक्रिया जल से हो और जल से अभिक्रिया करने के बाद अगर वो क्या बना रहा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल। तो ऐसे में ये HCl क्या कहलाएगा, अम्ल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, क्या ले लें, HNO3। इसको जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो H किस में, प्लस में, NO3 किस में, माइनस में। तो ये H+ क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है ये तुरंत किससे अपक्रिया कर लेगा, जल से, मतलब H2O से। और जब ये H2O से अपक्रिया करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर जो गिब्स आउट के पहले, गिब्स आउट के बाद जो बराबर होगा आयन, उसको क्या कर देंगे, निरस्त। तो ऐसे में अगर हम देखें तो H+ इधर है और H+ रिवर्स व्हील के बाद, तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। तो ऐसे में बचा यहाँ पर क्या, HNO3 प्लस और क्या बचा, H2O, रिवर्स व्हील इधर क्या बचा है, H3O+ प्लस क्या, NO3 एक माइनस। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो HNO3 पदार्थ है ये क्या कर रहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा। और ये जब जल से अभिक्रिया कर रहा तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का। तो ब्रांस्टेट-लारी ने यही बताया क्या, कि वे पदार्थ जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ऐसे में HNO3 क्या होगा,
अम्ल होगा। तो ये बात थी किसकी, आर्हेनियस और ब्रांस्टेट-लारी के अनुसार, किसकी, अम्ल और क्षार की। अब अगर हम बात कर लें ब्रांस्टेट-लारी के अनुसार किसकी, क्षार की, तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रांस्टेट-लारी ने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पर H2O ले लें तो ये केवल क्या है, जल है। विलयन कब होगा, जब इसमें चीजें क्या होंगी, एक से अधिक। तो जैसे हम क्या ले लें, H प्लस प्लस H2O, वो बना दें इधर क्या, H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो इस हाइड्रोनियम आयन को हम लोग क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन। क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन। तो ब्रांस्टेट-लारी के अनुसार क्षारक किसे कहते हैं, इन्होंने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल से किसको ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जो जलीय विलयन है उससे किसको ग्रहण कर लेते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। कहने का मतलब हम इनको सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि क्षारक वही पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन, जो ये H3O प्लस है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इससे किसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हो, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या, H प्लस को। तो ब्रांस्टेट-लारी ने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया क्या, Cl-। अब इस Cl- को अगर हम किसमें डालें, जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब किसमें, H3O प्लस में। तो अब ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे ये Cl- लिखा, इस H3O प्लस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H प्लस H2O, H प्लस H2O। क्यों, क्योंकि ये H3O प्लस कब बना, जब H प्लस मतलब प्रोटॉन ने किससे अपक्रिया की, जल से, तब जा करके इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया था, H3O प्लस का। तो इस H3O प्लस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H प्लस H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो Cl- है, ये माइनस वाला, ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस H प्लस मतलब प्रोटॉन को। तो ये Cl- क्या कर रहा है, इस जलीय विलयन से प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा, और इधर बना लेगा क्या, ये HCl प्लस H2O। तो ये जो Cl- है, जब ये जलीय विलयन में जाएगा तो ये तुरंत किसको यहां से ग्रहण कर लेगा, प्रोटॉन को। किसको ग्रहण कर लेगा, प्रोटॉन को, और बना लेगा क्या, HCl प्लस H2O। तो इसी को देख करके अगर इसकी हम परिभाषा की बात कर लें तो हम कह सकते हैं क्या कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन से प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या, H प्लस ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे Cl- ये क्या कर रहा है, जलीय विलयन से इस प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा, और इधर किसका फॉर्मेशन कर रहा, HCl का। तो ये क्या कहलाएगा, क्षारक। क्या कहलाएगा, क्षारक। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले लें, NO3 जब इसको भी हम लोग किस में डालेंगे, जलीय विलयन मतलब H3O प्लस में। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, NO3 प्लस H3O प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, H प्लस H2O। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये NO3- वाला ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस H प्लस को, और इस H प्लस को ब्रांस्टेट-लारी ने क्या कहा, प्रोटॉन। तो ये NO3 क्या करेगा, जलीय विलयन से प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसको आकर्षित कर लेगा। कह सकते हैं हम क्या कि ये NO3 क्या कर रहा है, जलीय विलयन से प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा, और इधर किसका फॉर्मेशन करेगा, HNO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो ये पदार्थ भी क्या कर रहा है, जलीय विलयन से प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा। तो ऐसे में ये NO3 क्या कहलाएगा, NO3- क्या कहलाएगा, क्षारक। क्या कहलाएगा, क्षारक। उम्मीद करते हैं आप इसको थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।